नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और थोड़ा सा गर्मा गर्मी दिख रही है आज आपको पॉलिटिक्स में, क्योंकि अ, असम, बंगाल, तमिलनाडु, है ना, और केरला, पुडुचेरी, ये चुनाव के रिजल्ट आज घोषित हुए हैं। और पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोल लिया है। और ममता बनर्जी जी 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अब शायद विदा लेने का समय आ गया है। तो अभी तक का जो काउंटिंग का डेटा है उसके हिसाब से तो यही है। आगे देखते हैं। और राजनीति में ये सब चलता रहता है, हार जीत चलती रहती है। आज कोई सत्ता में है, कल कोई होगा। तो इसको हमें पॉजिटिव लेके चलना है, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी होता है। किसी भी जगह हो, कोई भी पार्टी हो, लंबे समय तक नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, चलो। तो यूपी टेट सोशल स्टडीज, इसलिए मैंने बात कर ली आपसे, क्योंकि हम सोशल स्टडीज की बात कर रहे हैं और पॉलिटी हमारा सेगमेंट उसी में आता है। प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं। पहला प्रश्न है, एक सेकंड में देख लेता हूं एक बार कितना डिस्कस किया है हमने। हम 10 से करेंगे। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र वह सरकार है जहां शासक चुने जाते हैं। कैसे? लोकतंत्र में शासक कैसे चुने जाते हैं दोस्त, बताओ? कैसे चुने जाते हैं लोकतंत्र में शासक? तो लोगों के द्वारा। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा शासक चुने जाते हैं। ठीक है, यही है डेमोक्रेसी। अब जैसे इंडिया की डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं, तो देखो, जैसे आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। फॉर एग्जाम्पल बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल की बात कर लेते हैं। तो बंगाल विधानसभा में 293 सीट के लिए ये काउंटिंग हुई है, हालांकि सीट 294 है बंगाल विधानसभा में। अब सरकार कौन बना पाएगा? तो इन 293 लोगों को किसने चुना है? ये भारत, वो बंगाल के लोगों ने चुना है। किसने चुना है? बंगाल के जनता ने, लोगों ने वोट देकर चुना है। अब इसमें से तृणमूल कांग्रेस के भी लोग हैं जो चुनाव जीते हैं, बीजेपी के भी लोग हैं। सरकार कौन बना पाएगा? तो 293 डिवाइड बाई 2, यानी कि लगभग, अगर 94 भी टोटल मान लें हम, जिनका द्वारा चुनाव होगा। एक सेंटर पे धांधली हुई थी, इस वजह से 21 तारीख को द्वारा चुनाव होगा वहां। तो फिर भी 148, 148 ये मैजिक नंबर है। 148 सीट जो कोई पार्टी जीत जाएगी वो सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की वो फॉर्म है जहां पर जो शासक है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। यानी कि अभी के हिसाब से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है। तो अब बीजेपी को चुना है लोगों ने कि ये बीजेपी शासन करे बंगाल में। समझ रहे हैं? मैंने आपको समझा दिया ये आज का एग्जाम्पल देके। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, उस टाइप की सरकार है जहां पर शासक लोगों के द्वारा चुना जाता है। ये याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे। विच इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे, या रूल बाई वन पर्सन, एक व्यक्ति का ही शासन होता है। तो डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति का शासन तो नहीं होता, इतनी बात तो तय है। क्योंकि जहां एक व्यक्ति का शासन होगा वो लोकतंत्र नहीं, वो राजाशाही कहलाएगी। ठीक है। और सी ऑप्शन, नो राइट्स फॉर सिटीजन्स, लोगों के लिए कोई अधिकार नहीं होते डेमोक्रेसी में, ये भी बात गलत है। परमानेंट रूलर, जो शासक है वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता, ये भी गलत है। लोकतंत्र में तो बदला जा सकता है। 15 साल ममता बनर्जी रह ली सत्ता में, अब लोगों ने बदल दिया उनको और उसकी जगह पर दूसरी पार्टी आ जाएगी। तो फिलहाल ध्यान रखें आप, व्हाट इज, विच इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन।
फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि पारदर्शिता के साथ चुनाव ही लोकतंत्र की पहचान है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में पारदर्शिता से चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस, कोई दंगा ना हो सके, पूरी ट्रांसपेरेंसी, सबके सामने ईवीएम को क्लोज करना, ईवीएम की ओपनिंग करना, काउंटिंग करना, ये सबके सामने है, लाइव कैमरे लगे हुए हैं। तो ये है आपकी लोकतंत्र। आगे बात करें हम, स्टेट गवर्नमेंट इज हेडेड बाय, राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? यूपी टेट का सवाल, राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो भैया राज्य सरकार का प्रमुख, स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? तो यहां देखो दो चीज याद रखने हैं, एक चीफ मिनिस्टर और दूसरा गवर्नर। तो जब हम गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर राज्य कार्यपालिका, गवर्नर क्या होता है? राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। गवर्नर राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक, वहीं मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा स्टेट में? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा स्टेट में मुख्यमंत्री। ठीक है, याद रखेंगे इसको। फिर है द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, जो राज्यपाल होता है राज्य का, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो यहां जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल, राज्यपाल राज्यपाल होता है राज्यों में। कहाँ होता है? राज्य में। और इसी के साथ आपने सुना होगा एक उपराज्यपाल। उपराज्यपाल, उपराज्यपाल कहाँ होता है? ये होता है केंद्र शासित प्रदेशों में। केंद्र शासित प्रदेश, जहां पे होता है उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों में होता है उपराज्यपाल। तो चाहे राज्यपाल हो या उपराज्यपाल, नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। जिस प्रकार भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। कहाँ का? भारत का। भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक वैसे ही राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक कहलाता है। राज्य का प्रथम नागरिक कहलाता है। समझ गए? तो ये याद रखना है आपको। आगे हम चलें, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। मीडिया प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन, मीडिया जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस चीज में? तो इन्फॉर्मिंग सिटीजन्स एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस, जो मीडिया है वो लोगों को जागरूक करने में और लोगों तक जानकारी पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बात से सहमत हैं आप? ठीक है, तो आंसर तो यही हो गया, क्योंकि केवल एंटरटेनमेंट करता है मीडिया, ये गलत है। एंटरटेनमेंट है वो है मीडिया में, लेकिन केवल एंटरटेनमेंट नहीं है। हाइडिंग फैक्ट, ये कुछ फैक्ट को, तथ्यों को छिपाता है। या कंट्रोलिंग इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है क्या मीडिया? अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, तो ये गलत बात है। अर्थव्यवस्था को नियंत्रित क्यों करेगा? नहीं करेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, इन्फॉर्मिंग सिटीजन्स एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया,
निम्नलिखित में से मास मीडिया का उदाहरण क्या है? निम्नलिखित में से मास मीडिया का उदाहरण क्या है? मास मीडिया क्या होता है? यानी कि एक हो बोलने वाला। मास मीडिया का मतलब क्या है? एक है बोलने वाला या बोलने का माध्यम एक है और सुनने वाले हजारों हैं। बोलने वाला एक है, सुनने वाले लाखों हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, उसे कहते हैं मास मीडिया। तो आप देख लो, अगर हम किसी की डायरी पढ़ते हैं तो सिर्फ एक को ही जानकारी मिलेगी उससे। टेलीफोन पे बात करते हैं तो दो लोग ही बात कर सकते हैं। पर्सनल लेटर लिखते हैं तो एक हो गया लेटर लिखने वाला, दूसरा उसको पढ़ने वाला। लेकिन अगर टेलीविजन पर कोई बात है, टेलीविजन पर कोई न्यूज चल रही है, तो टेलीविजन की पहुंच लाखों लोगों तक है, इसलिए मास मीडिया का उदाहरण हो जाएगा टीवी यानी कि टेलीविजन। तो आंसर क्या है इसमें? आपका आंसर हो जाएगा टेलीविजन, टीवी। क्लियर है? चलो आगे देखें। जेंडर का मतलब क्या होता है? बड़े बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सी टेट में और यूपी टेट में। जेंडर का मतलब क्या है? तो जेंडर का मतलब क्या है? सोशल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, या बायोलॉजिकल डिफरेंसेस ओनली, एज डिफरेंस या इकोनॉमिक स्टेटस। लिंग किससे संबंधित है? मेल फीमेल, तो ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, या सोशल रोल्स एक्सपेक्टेशंस फॉर मेल्स एंड फीमेल, ऐसा है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है। ठीक है, जेंडर, जेंडर के बिहाफ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है। समझ गए? आगे देखो, अगला प्रश्न देखें आप। स्टेरियोटाइप्स बेस्ड ऑन जेंडर कैन लीड टू, लिंग आधारित रूढ़िवादिता किसका कारण बन सकती है? तो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन का गलत, एजुकेशन केवल गलत, समानता का गलत, ये बनती है डिस्क्रिमिनेशन का, यानी कि भेदभाव। ये किसकी बनती है? भेदभाव का कारण बनती है ये। स्टीरियोटाइप्स क्या है? जेंडर के बेस पे भेदभाव का कारण बन जाती है। हम पहले से ही डिसाइड कर लें, अरे वो तो महिला है, वो ऐसा काम नहीं कर सकती, वो पुरुष है, वो रोटी नहीं बना सकता। स्टीरियोटाइप्स है, हर कोई सब कुछ कर सकता है आज के टाइम पर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडोप्टेड, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो दोस्त, भारत का संविधान अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया? 26 नवंबर। इस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। इस दिन हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। बाकी और डेट देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आजाद हुआ था देश। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं इस दिन। और 2 अक्टूबर 1949 को ये तो गांधी जयंती होती है, गांधी जयंती होती है। और सिर्फ अगर 2 अक्टूबर को देखें तो 2 अक्टूबर को ही, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है राजस्थान के जिला नागौर में। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत होती है राजस्थान के जिला नागौर में। क्लियर है यहां तक? एक सेकंड पानी पी लेता हूं।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को क्या घोषित करती है? इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल वाला पार्ट है, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम पर नेहरू जी के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था, बाद में वही प्रीएम्बल बना। तो प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भारत को क्या डिक्लेयर करता है, घोषित करता है? तो इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, तो सोवरेन कंट्री है भारत, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, यानी कि सभी धर्मों का पालन होगा, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, रिपब्लिक गणराज्य है, यानी कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा निर्वाचन होता है, चुनाव होता है उसका। ये आंसर हो जाएगा आपका ये, कि इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन। ठीक। फिर है 20, इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज लाइज विथ, जो संसदीय प्रणाली होती है सरकारों की, उसमें वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। ध्यान रखना, जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जो कि हेड होता है मंत्रिपरिषद का, कि हेड होता है अपनी मंत्रिपरिषद का, यही रियल हेड होते हैं। यही कौन है? रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट। बाकी जब राष्ट्रपति की बात की जाए, तो राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है, यानी कि नॉमिनल हेड है। राष्ट्रपति क्या है? नॉमिनल हेड है। और जबकि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रियल हेड है। आई होप क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन इंडिया? भारत में सामाजिक विविधता का उदाहरण क्या है? तो विविधता आप समझते ही हैं क्या होता है। विविधता आप समझते हैं क्या होता है? यानी कि लोगों का डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट डिफरेंट भाषा बोलते हैं वो, डिफरेंट डिफरेंट क्लोथिंग हैबिट्स है, तो इसे बोलते हैं विविधता। ठीक है, तो भारत में सामाजिक विविधता का कौन सा उदाहरण है? तो डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन, अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा बी है। सेम रिलीजन एवरीवेयर, हर जगह एक ही धर्म है, तो ये विविधता नहीं होती। यूनिफॉर्म क्लॉथिंग, कपड़े पहनने की जो आदत है वो भी सेम है, वो भी गलत है। सिंगल टाइप ऑफ फूड, क्या पूरे भारत में एक ही प्रकार का खाना खाया जाता है? नहीं। तो भारत में अलग अलग भाषा बोली जाती है, ये सामाजिक विविधता का एक उदाहरण है। इसके साथ साथ अलग अलग भाषा बोलने के साथ साथ अलग 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 खाना, कपड़ा, धर्म, ये सब है। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? सामाजिक विविधता के। आगे देखिए, द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एसोसिएटेड विथ विच फीचर ऑफ इंडिया? एकता में विविधता या विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, क्या होगा? विविधता में एकता। इज एसोसिएटेड विथ विच फीचर्स ऑफ इंडिया? तो सोशल हार्मोनी डिस्पाइट डिफरेंसेस, यानी कि इतना अंतर है सब लोगों में, इतना अंतर है साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, है ना, साउथ के लोगों में,
लेकिन उसके बावजूद भी आपस में वो सही से रहते हैं। यही दिखाती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यही क्या दिखाता है कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो सोशल हार्मोनी डिस्पाइट डिफरेंसेस, ये आंसर हो जाएगा। फेडरलिज्म का मतलब संघवाद होता है जहां केंद्र और राज्य के पास अलग अलग शक्तियां हैं और दोनों अपना अपना काम करें, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे। मोनार्की, राजाशाही, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, ठीक है, ये होता है। आगे देखिए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का मुख्य कार्य क्या है? टू मेक लॉज एंड मेंटेन ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, प्लस कानून निर्माण करना, यही काम है। तो आंसर हो जाएगा सरकार का तो भाई यही काम है, टू मेक लॉज एंड मेंटेन ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, यही काम है। बी देखो, टू सेल गुड्स, सामान बेचना सरकार का काम है क्या? नहीं। कंडक्ट ट्रेड, व्यापार करना? नहीं। टू एंटरटेन पीपल, लोगों का मनोरंजन करना? नहीं। तो क्या काम है सरकार का? मेक लॉज एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। आगे देखें, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू, लोकतंत्र में जो सरकार है वो किसके प्रति जवाबदेही रहती है? उसकी लोगों के प्रति, राजा के प्रति, आर्मी के प्रति, या विदेशी तो जो दूसरे देश हैं, फॉरेन कंट्रीज, उनके प्रति। भाई लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही किसके प्रति होती है? जनता के प्रति होती। किसके प्रति होती है? जनता, यानी कि द पीपल के प्रति, जनता यानी कि द पीपल, उसके प्रति होती है। ये याद रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे देखें, पंचायती राज सिस्टम इज रिलेटेड टू, पंचायती राज प्रणाली किससे संबंध रखती है? तो लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, या सेंट्रल गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट, या न्यायपालिका? नहीं। तो पंचायती राज प्रणाली का संबंध किससे है? जो गांव होते हैं, गांव, वहीं पर जो स्थानीय सरकार है वहां की, गांव में जो स्थानीय सरकार है उसे पंचायत कहते हैं, तो से संबंधित है पंचायती राज प्रणाली, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लो आप। यहां देखो, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का एक जिला है नागौर, नागौर राजस्थान, यहाँ से शुरुआत होती है पंचायती राज प्रणाली की। यहाँ से क्या होती है? शुरुआत होती है। लेकिन पंचायती राज प्रणाली को संविधान में कब जोड़ा गया? संविधान में जोड़ने के लिए संशोधन करना पड़ता है। इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया, 73वां संशोधन किया, कब? 1992 में। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में करके और संविधान में पंचायती राज प्रणाली को जोड़ दिया गया। और संविधान में पंचायती राज प्रणाली को कहाँ जोड़ा? भाग 9 में। कहाँ जोड़ा? भाग 9 में। और शेड्यूल 11, शेड्यूल कौन सा? 11। और मेन आर्टिकल 243 है इसका, 243।
इसी अमेंडमेंट के द्वारा चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है भाई, तो दोस्त ये डिस्कस किए हमने आज के प्रश्न। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ। तब तक जुड़े रहिए। और इस बार आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना है क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश में। इलेक्शन से पहले कोशिश करेगी सरकार कि जितनी ज्यादा वैकेंसी अनाउंस कर सके, क्योंकि उसको वोट में फायदा होगा उससे, तो सरकार ऐसा करेगी। लेकिन आपके लिए फायदेमंद तभी होगा जब आप अच्छे से यूपी टेट क्वालिफाई करके और उस वैकेंसी में भी अपना एक सीट फिक्स कर पाए, ऐसी मेहनत करें आप। ठीक है, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।